नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10 हिंदी ए टर्म 1 के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए जो जिसका हिंदी ए है, तो जिसका 9 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है दोस्तों, आप सभी के लिए मैं पोएम यानी कि कविता वाले जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कविता आपके जितने भी है हिंदी ए में, सभी कविता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा। और आपका इसको क्योंकि एग्जाम से पहले करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका जरूर भिड़ेगा दोस्तों। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी वीडियो में आपके इस पोएम से जितने सारे क्वेश्चन बनेगा, जितने सारे क्वेश्चन आपको पोएम से देखने को मिलेगा, सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को एक बार क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना है एकदम, तब आपको सारे के सारे प्रश्न याद भी हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि वीडियो को एक लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए मैं एक बात करना चाहूँगा कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो कि किस्मत तय नहीं करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, आपका मेहनत तय करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा हार्डवर्क कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी लेट से। तो देख सकते हैं क्लास 10 हिंदी ए पोएम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि पोएम वाला पार्ट से जितने सारे क्वेश्चन बन सकता है, जितना पोएम आपका क्षैतिज बुक में है हिंदी ए में, तो सभी का सभी मैं पोएम यहाँ पर कवर कर दूंगा। तो चलिए पहला सवाल देखिएगा फर्स्ट पोएम से आपका, जो कि है दोस्तों फर्स्ट पोएम पद। तो पद से पूछा गया सवाल है, पद कविता के कवि कौन है। तो देखिए दोस्तों, पद कविता जो है इसका कवि कौन है, तो इसका कवि है आपके पास 4 ऑप्शन। तो ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि सूरदास के द्वारा लिखा गया निम्न में से कौन सा कविता है, पद होगा, दंतरित, मुस्कान, फसल या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस आंसर आप लोग को याद रहना चाहिए कि पद का जो कि लेखक कौन है इस कविता का, तो इसका लेखक है सूरदास। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए उसी कविता से क्वेश्चन आया है, बड़भागी किसे कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़भागी जो है उस कविता में कहा गया है किसे, उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उद्धव को कहा गया था, तो गोपियों ने उद्धव को बोला था उस कविता, अगर ये कविता पढ़े हैं पद वाला, इसमें बोला गया था कि उद्धव तुम तो हो बड़े भागी। अगर आप लोग पढ़े तो जरूर इसका आंसर कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती है। मतलब कृष्ण भगवान से गोपियाँ जब झगड़ रही थी तो वो किस चीज़ का बयान कर रही थी, उस कविता के आधार पर कृष्ण द्वारा चुराई गई कौन सी चीज़ है जो गोपियाँ वापस लेना चाहती थी, माखन, धन, मन या दही। तो मन। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण भगवान जो कि है वो गोपियों का क्या किया था, मन चुरा लिए थे। तो वही मन जब वो विलय हो रहे थे प्रेम विवरण में पढ़कर, तो उसे वापस मांग रहे थे। तो चलिए इसे याद रखिएगा। आई थिंक ये सारे के सारे एक बार अगर देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये आपको डेफिनेटली इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर एक साल, और इस साल भी आएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है। तो देखिए हारिल की लकड़ी के समान, राजगुरु के समान, कमल के पत्ते के समान या तेल की गगरी के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हारिल की लकड़ी के समान। गोपियाँ जो थी, गोपियाँ वो श्री कृष्ण भगवान को हारिल की लकड़ी के समान मानती थी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखेंगे उसी कविता से हम लोग, पद वाले से, तीन ही ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। तो तीन ही ले सौंपो। तो देखिए जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन स्थिर है, जो योग का संदेश देता है। तो जिनका मन चक्री के समान चंचल है वो क्या होगा, वो तीन ही ले सौंपो, इस पंक्ति का ही संकेत दिया गया है इस पंक्ति के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं यहाँ पर, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़े भागी कहने का क्या कारण है। आखिर गोपियाँ उद्धव को बड़े भागी मतलब बहुत तकदीर वाला, बड़े भागी मतलब क्या होता है कि ज़्यादा तकदीर वाला, ज़्यादा किस्मत वाले, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों कह रहे थे। तो कि कृष्ण के प्रिय सखा होने के कारण, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, या उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना, या इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, मतलब इसीलिए वो बड़े भागी कह रहा था कि कृष्ण के समीप रहकर भी वो निर्गुण की बात कर रहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए।
मतलब मथुरा जब जा रहे थे वापस से भगवान श्री कृष्ण, तो गोपियों का क्या लेकर गए थे? नीति, मन, बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मन, उसके मन चुरा लिए थे ना, तो मन लेकर जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, गोपियाँ राजधर्म की बात किससे कहती है? कृष्ण से, उद्धव से, हरि से या स्वयं से? तो राजधर्म की बात जो गोपियाँ किससे कही थी? उद्धव से कही थी। तो इसे आपको याद कर लेना है, याद हो जाएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा को दुखी नहीं करता है या प्रजा की रक्षा करता है, इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, एक जो राजा होता है, एक संस्कारी राजा और एक बुद्धिमान जो राजा होते हैं, एक अच्छे राजा, वो कभी भी अपने प्रजा को सताता नहीं है और प्रजा को कभी भी दुख नहीं देगा और प्रजा की रक्षा हमेशा करेगा। तो इसमें तीनों हो जाएगा इसका आंसर गोपियों के आधार पर। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियाँ कैसे बताती है? तो उद्धव जो योग संबंधी शिक्षा, मतलब योग करने का उपदेश दे रहा था गोपियों को, तो हारिल की लकड़ी के समान या गुड़ के समान मीठी, राजधर्म योग्य या कड़वी ककड़ी के समान? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कड़वी ककड़ी के समान, उसे जो तीता लगता है उस ककड़ी के समान उसे बताया गया था। देखिए, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है? तो गोपियाँ जो है जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती है, पत्तों की भांति, अनुभूति की भांति या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे चींटियाँ जो होता है दोस्तों, जब भी मीठा चीज़ मिलेगा यानी कि गुड़ मिलेगा उसमें चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में उस प्रकार से डूबी हुई थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से, तेल के गागर से या गुड़ के समान से? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यहाँ पर कमल के पत्ते से भी किया था और तेल के गागर से भी किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो गोपियों के अनुसार प्रेम की मर्यादा, लोक लाज की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा या इनमें से सभी? तो दोस्तों, गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, तो जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेम की मर्यादा की जो कि पालन नहीं किया था गोपियों के आधार पर, भगवान श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा नहीं पालन किया था। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, यहाँ पर गोसियों कर दिया है, यहाँ पर गोपियाँ हो जाएगा दोस्तों। गोपियों ने अपने मन को कैसे बताया है? तो देखिए, गोपियों ने अपने मन को चंचल और स्थिर इनमें से सभी। तो गोपियों ने अपने मन को बोला कि स्थिर हो गया है, बिल्कुल स्थिर बताया था। अगर आप लोग कविता अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कविता को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कविताएँ हैं, सभी के क्वेश्चन को कवर करना जरूरी है। कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कमल के पत्ते गोपियों के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए या फिर स्वयं कवि के लिए? तो उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है, कमल के पत्ते व जल के उदाहरण दिया था उद्धव को। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? हारिल पक्षी कृष्ण की, गोपियों की, उद्धव की या ब्रजवासियों की? तो गोपियों की, जो कि हारिल पक्षी के समान उससे तुलना की गई है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, कृष्ण वज्र से जाते समय, कृष्ण वज्र मतलब जो वज्र होता है ना वज्र, तो कृष्ण वज्र से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? फिर से इस टाइप के सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। माखन, शहद, दही या गोपियों का मन? तो कृष्ण भगवान जब ब्रज छोड़ रहे थे और मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो गोपियों का वो मन चुरा लिए थे, गोपियों का मन चुरा कर जा रहे थे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस पद का जो राइटर है सूरदास जी का जन्मदिन यानी कि जन्म तिथि पूछा है। देखिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो इसे आपको याद कर लेना है दोस्तों। सूरदास का जो जन्म हुआ था वो सन 1478 में जन्म हुआ था, 1478। देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, सूर सागर में लगभग कितने पद है? तो जो सूर सागर होता है उसमें लगभग 500, जी हाँ दोस्तों 500 पद है सूर सागर में, जो कि सूरदास के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो देखिए, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य अमृत, साहित्य लहरी, इन चारों में से देखिए सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों के तीनों सूरदास जी द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक या फिर कविताएं का संग्रह बोल सकते हैं। बट यहाँ पर साहित्य अमृत जो कि है सूरदास के द्वारा रचित नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो कि कविताएं हैं आपका, नेक्स्ट 2 कविताएं उत्साह,
जी हाँ दोस्तों, उत्साह और अट नहीं रही, इन दोनों कविताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। इन दोनों कविताओं का मस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो रहेगा। आपके एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो पहला कविताएं आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको वहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर से देखिएगा दोस्तों, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? तो देखिए उत्साह, उत्साह मतलब क्या होता है? एक उत्साह, प्रोत्साहन जैसा होता है, उत्साह हो जाता है कि बादल का, पवन का, सूर्य का या वर्षा का। तो उत्साह कविता में जो कवि है वो आह्वान किया है, मतलब जो आह्वान किसके बारे में बताया? तो वो बादल के बारे में बताया। दोस्तों याद कर लीजिएगा, बादल का आह्वान किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी के सभी। कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? तो आखिर इस कविता के द्वारा कवि बादल का आह्वान क्यों किया है? गर्जन करने के लिए, मधुर राग सुनाने के लिए, वर्षा करने के लिए या छाया करने के लिए? तो आह्वान मतलब होता है उसका तारीफ किया है। क्यों? क्योंकि क्या था दोस्तों? गर्जन करने के लिए। देखिए गर्जन करने के लिए क्या था, इस कविता के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? तो कवि जो बादल की गर्जन के द्वारा समाज में उत्साह लाना चाहता है। मतलब बादल जिस तरह से गरजता है दोस्तों, उससे पूरे समाज में वो उत्साह टाइप का, जैसे कुछ होता है ना, कोई भी पर्व त्यौहार जो होता है उस पर कितने ज़्यादा उत्साह मनाते हैं, उसी प्रकार से इस कवि का सोचता। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? तो जो कवि है वो बादलों को, बालकों की, कवि की, सैनिक की या व्यापारी की? तो बालकों की। जी हाँ दोस्तों, कवि ने बादलों को बालकों से कल्पना की है, बालकों के समान बताया है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? तो कवि जो है दोस्तों बादलों के माध्यम से मानव को जीवन की नई नई प्रेरणाएं देना चाहता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? तो देखिए कवि ने बादलों के हृदय में विद्युत छवि बताई है। मतलब जैसे बादल चमकता है, गरजता है, तो विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, वज्र छिपा का अर्थ क्या है? वज्र छिपा मतलब जब वज्र तो वो छिप जाता है। बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, बादलों में पत्थर छिपे हैं, या बादलों में कठोरता छिपी है, बादल में ओलो छिपे है। तो बादल में वज्र मतलब होता है बिजली, जब कड़कता है दोस्तों, वज्रघात होता है, वज्र पर जब गिरता है तो बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, इसका मीनिंग हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? तो कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? संसार के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग या बच्चे? तो कवि के अनुसार संसार के लोग व्याकुल थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? तो देखिए भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों से दूर जाने के कारण या भयंकर गर्मी के कारण? तो देखिए दोस्तों, उत्साह कविता के द्वारा जो कवि है वो राइटर, जो इसका पोएट जो जिसने लिखा है दोस्तों, उसने उत्साह कविता के द्वारा बादल को आह्वान किया है, मतलब पुकारा है बरसने के लिए, गरजने के लिए। क्यों? क्योंकि भयंकर गर्मी आदमी को परेशान करके रखा था, जिससे बारिश का होना जरूरी था। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल, कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? तो देखिए गर्जन करने के लिए, वर्षा करने के लिए, छाया करने के लिए या अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए? तो कवि जो है बादलों का आह्वान किया था, बादलों का रिक्वेस्ट किया था बादलों से, किस लिए? वर्षा करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आई थिंक आपको इन सारे सवालों को याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो देखिए तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ होता है तपी हुई पृथ्वी, आग में जलती हुई पृथ्वी, सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी या गर्म रेत वाली धरा। तो सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अब देखिए अट नहीं रही, इससे पूछा गया है, अट नहीं रही कविता के कवि का क्या नाम है? मतलब अट नहीं रही और आपका जो उत्साह, ये दोनों एक ही कविता, एक ही राइटर लिखे, एक ही इसका जो पोएट लिखा है उसका नाम है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में नहीं है, ये मिस्टेक हो गया, महादेवी वर्मा 2 बार दिया गया है, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आपको इसका सुधार कर लेना इसका आंसर, बट यहाँ पर करेक्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही इसका राइटर है। आप लोग मिला के भी देख सकते हैं अपने किताब में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? तो किस मास का वर्णन किया है? तो फागुन मास का वर्णन किया है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, आपके लिए कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही? मतलब कवि जो है वो उसके अनुसार क्या नहीं अट रही? तो आपको देखिए प्रसन्नता, सुगंध, फागुन की प्राकृतिक छटा। तो देखिए फागुन की प्राकृतिक छटा जो कि अट नहीं रही थी। कवि के अनुसार
घर घर में क्या भर जाता है, धुआं, जल, फागुन मास की शोभा या वर्षा का पानी। तो फागुन मास की शोभा, क्योंकि इस कविता में फागुन का ही बारे में चर्चा किया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं, तो देखिए दोस्तों, फागुन मास जैसे ही आते हैं सभी के वृक्ष में, सभी के सभी पेड़ पौधे में क्या होता है, हरे भरे नए नए पत्ते आने लगते हैं, यानी कि हरे भरे पत्ते। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है। तो जो कवि की आंख है वो कहाँ से, प्राकृतिक सुंदरता से, धन दौलत से, अपने रचना से, या समाज की बुराइयों से। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, प्राकृतिक सुंदरता से। जी हाँ दोस्तों, हम लोग भी कभी कहीं अगर घूमने जाते हैं, कुछ सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है तो कितने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और कितना खुशी लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही इसका आंसर बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोएम की ओर जाएंगे, जो कि है यह दंतरित मुस्कान और फसल। आपका दो कविता एक ही साथ है, दोनों का हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और यही आपका कविता का अंतिम पड़ा होगा, अंतिम छोर। देखिए कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है। देखिए झोपड़ी में कभी कभी कमल खिलता हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या कि इस कविता में कवि ने क्या कुछ कहने का संदेश दिया। देखिए झोपड़ी में फूल खिलना, पैसे कमाना, अमीर होना या गरीबी में आनंद। तो देखिए झोपड़ी में भी कभी कभी कमल खिलने लगता है, इसका मतलब गरीबी में भी आनंद का जो कि संकेत मिलने लगता है, आनंद का उपहार या आनंद का विषय कुछ हो जाता है, तो गरीबी में आनंद, इसे याद कर लीजिएगा, उसे भी याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कवि को एकटक कौन निहार रहा है। कवि जो है उसको एकटक कौन निहार रहा था, लड़की, किसान, शिशु या मेहमान। तो एकटक निहार रहा था शिशु, एक बच्चा जो कि था वो एकटक मुस्कान, ये दंतरित मुस्कान वाले कविता से लिया गया सवाल है दोस्तों। बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है। तो जो एक छोटा बच्चा, एक नादान बालक जो होता है, उसकी मुस्कान बड़ी सुंदर होती है, इस कविता में कवि के द्वारा बताया गया है। बहुत ही सुंदर कविता है दंतरित मुस्कान, आप लोग जरूर पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़े तो। देखिए बर्फ, क्रोध, कठोर व्यक्ति का मन, पत्थर। तो देखिए एक बच्चे जब मुस्कुराते हैं ना, तो उसमें कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, उसका भी मन पिघल जाता है, तो कठोर व्यक्ति का मन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, जब एक बच्चा मुस्कुराता है तो बिल्कुल उसका निष्पक्ष मुस्कुराहट रहता है, इसका क्या कारण, क्या अर्थ है, वही उसके बारे में पूछा है। तो बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे को जीवित कर देती है, या हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हताश व्यक्ति में आशा का संचार कर देती है, तो ऑप्शन गो इसका राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको एग्जाम में ये सब पूछे जाएंगे, ये मेरा सभी से गारंटी है। आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम देने के बाद पता चलेगा, इसीलिए आप लोग जरूर इसे आप लोग एक बार कर लीजिएगा। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है। तो जो एक नन्हे शिशु रहता है वो सूरज की तरह या कमल की तरह, चांदनी की तरह, इनमें से क्या होगा, तो कमल की तरह खिल उठता है। जी हाँ दोस्तों, कमल एक ऐसा फूल है जो कि बहुत ही सुंदर से खिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है, अपलक देख रहा है, तो किसके, कवि को, माँ को, पिता को, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि को ही देख रहा था, कौन, नन्हे शिशु। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, कविता फसल। अब देखिए दूसरा कविता आ गया आपका फसल वाला। कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है, कवि की, पक्षियों की, किसानों की, या फसलों की। तो दोस्तों कवि फसल में फसलों के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन घ हो जाएगा यहाँ पर राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। तो मिट्टी का गुणधर्म जल, फसल, हवा, धूप या फसल। तो मिट्टी का जो गुणधर्म होता है वो फसल हो जाएगा, ऑप्शन ख यहाँ पर राइट। नेक्स्ट सवाल, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है। तो जो वायु का योगदान होता है दोस्तों, बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को, या जानवरों को। तो वायु का योगदान फसलों को बड़ा करने में योगदान देता है वायु। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है। तो फसलों में किसानों की, बच्चों की, कवि की। बाकी में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये तो आसान सवाल है। फसल कौन लगाएगा, एक किसान मेहनत करेगा तभी ना फसल हो पाएगा, तो किसानों की, बिल्कुल सीधी, इसको रटने का भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हैं, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है। तो कवि के अनुसार फसलें जो होता है वो बीजों का, खनिज लवणों का, पौधों का, या सूर्य किरणों का। देखिए सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गया है। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है, बादलों के, तालाब के, नदियों के, या नहरों के। तो नदियों के। जी हाँ दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर आप नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं,
शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? और यही अंतिम सवाल है, शिशु की जो प्रथम गुरु बहन होती है, नानी होती है या माँ होती है? तो कोई भी एक बच्चा होता है दोस्तों, एक नादान बालक होता है, उसका जो प्रथम गुरु होता है दोस्तों वो आप उसका माँ ही होता है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि सबसे पहले चलना तो हम लोग माँ से ही सीखते हैं। तो दोस्तों ये था आपके क्लास 10 हिंदी ए का टर्म 1 के लिए आपके पोएम वाले यानी कि कविता वाले पार्ट से वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो कि पोएम वाला पार्ट से कवर हो जाएगा। अब कहानी वाला पार्ट के लिए आपको इंतजार कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में कहानी वाला कवर कर दूंगा। उसके बाद रचना और हिंदी व्याकरण सभी का मैं अपलोड कर दूंगा। आई थिंक आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। आप लोग को चैनल को बिना बोले ही सब्सक्राइब कर देना है। आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो आप लोग का भी ये कर्तव्य बनता है। और अपने सभी मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।